हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्कल एजुकेशन। दोस्तों ये जीएस का प्रैक्टिस सेट 2 है और ये एनटीडीयू में जो वेरियस पोस्ट निकली थी, ठीक है, अलग अलग पोस्ट थी, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ठीक है, या लैब अटेंडेंट, मतलब काफ़ी सारी पोस्ट थी, नॉन टीचिंग की पोस्ट थी। तो इन सभी पोस्ट के लिए ये आपका प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि लगभग जीएस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश या हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट कॉमन रहेंगे आपके, ठीक है। तो सभी पोस्ट के लिए, और बाकी आप अपने हिसाब से जो भी आपने फॉर्म फिल किया जिस पोस्ट के लिए, उसका सिलेबस आप देख सकते हो। और साथ में इसके साथ देखिए, आज आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। तो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, उसको भी आपको देखना है इस वीडियो के बाद, ठीक है। और डेली आपको रीजनिंग और जीएस मिलता रहेगा। उसके बाद आने वाले टाइम में अगर मुझे टाइम मिला तो मैथ और आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट भी मैं लगवा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, जून से पहले पहले, वो अप्रैल में भी हो सकता है, लास्ट में आपका मई में भी हो सकता है, ठीक है। तो जून से पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना है, साथ में कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है, कैसी लगी वीडियो। और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लेना है ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय, किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की आय क्या होती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य है। यानी कि किसी भी देश में, जिस देश की राष्ट्रीय आय निकालनी है, तो उस देश में जो वस्तुएं बन रही है, प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसका मूल्य प्लस जो सेवाएं दी जा रही हैं उसका मूल्य मिलाकर के क्या बनता है, राष्ट्रीय आय, ठीक है। समझ में आया, कितना उत्पादन उस देश में हो रहा है और सेवाओं से जो पैसा इनकम आ रही है, वो सब मिलाकर के उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना कैसे की जाती है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेशनल इनकम, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसकी गणना आप कैसे करोगे, शुद्ध कैसे निकालोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, ठीक है, ये होता है। अब देखिए, ये फुल फॉर्म के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एनएनपी का मतलब क्या होता है, एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। और एक होता है आपका जीएनपी का मतलब क्या होता है, जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। और एक टर्म्स होती है जीडीपी। तो जीडीपी के बारे में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, और जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और देखिए, जीएनपी इज इक्वल टू क्या होता है, जीएनपी होता है जीडीपी प्लस विदेश की आय, ठीक है, विदेश से आय, विदेशी आय, यानी जो बाहर से, विदेश से पैसा कमाया जा रहा है, प्लस और जो भारत की जीडीपी है, ठीक है, उन दोनों को मिलाकर के क्या होता है, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस तारीख में पूरी तरह से लागू हुआ। तो पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। देखिए, जो संविधान को पारित कर दिया था, कब किया था, 26 नवंबर 1949 को इसको अपना लिया था, यानी पारित कर दिया था। उस समय में
कुछ आर्टिकल्स को ही इसमें ऐड किया गया, मतलब मान्यता दी गई थी, लागू किया गया था। वो कौन कौन से आर्टिकल हैं आपको पता होना चाहिए इस बात का। 26 नवंबर को कौन कौन से आर्टिकल को लागू किया गया था, ठीक है। एक तो आपका अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, ये नागरिकता से रिलेटेड अनुच्छेद है, ठीक है, ये लागू कर दिए गए थे। फिर उसके बाद 60 आ जाता है, 324 आ जाता है, ठीक है। 324 जो है 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ठीक है। इसको एक बार मैं कंफर्म कर लूँगा, ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद 366 इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 324, ठीक है, ये आपको याद रखना है, निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है आई थिंक। उसके बाद आता है 367 और 379, उसके बाद 380 और 388 यानी 388, 391, 392 और 393। तो ये 15 आर्टिकल को लागू किया गया था टोटल। ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आर्टिकल जो है लागू किए गए थे उस टाइम पर 26 नवंबर 1949 को। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और पूर्ण रूप से लागू हुआ था जो हमारा संविधान, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संसद में कितने सदन हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सदन कितने हैं? 2 सदन है, ऑप्शन नंबर ए। एक तो होता है आपका लोकसभा, दूसरा होता है आपका राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। ये होता है उच्च सदन, ये होता है निम्न सदन। ये स्थायी सदन भी इसको बोलते हैं राज्यसभा को, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है, इसमें बस सदस्य बदलते रहते हैं, पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है राज्यसभा। इसको एक तो आपको उच्च सदन नाम याद रखना है, दूसरा स्थायी सदन। लोकसभा अस्थायी सदन होता है और इसको निम्न सदन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि हर 5 साल के बाद ये बदलता है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए, पत्थर के औजार किस काल में पाए गए थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है, पत्थर के औजार किस काल में पाए गए थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरापाषाण काल में। तो पुरापाषाण काल के लोग पत्थरों का यूज़ करते थे जानवरों को मारने के लिए, है ना, पत्थरों का मतलब औजार बनाते थे, पुरापाषाण काल। और देखिए पुरापाषाण काल की अगर बात करें तो ये लगभग 26 लाख वर्ष पहले से लेकर के 12,000 वर्ष पहले तक ये काल रहा है, ठीक है। 26 लाख, आप एक बार इमेजिन करके देखो, 26 लाख वर्ष पहले किस तरह की दुनिया होगी और आज की दुनिया देखो कहाँ पहुँच गई, ठीक है। तो उस टाइम पर मतलब एक इमेजिन करके देख सकते हो आप खुद में कि उस टाइम पे क्या होगा, कुछ भी नहीं था उस टाइम पर, और आज की दुनिया कहाँ पहुँच गई। और आज मतलब अब के 100-150 साल या 200 साल बाद देखोगे दुनिया को, तब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ें आज हमें अवेलेबल है वो कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा उस टाइम पर, है ना। और जो आने वाले टाइम में चीज़ें मिलने वाली है वो आज हम इमेजिन नहीं कर सकते। इमेजिन कर सकते हैं उस चीज़ों को, ठीक है, केवल इमेजिन कर सकते हैं हम। आज की दुनिया में इतनी डेवलप्ड हो चुकी है दुनिया। तो ये देख सकते हैं 26 लाख वर्ष से पहले से 12,000 वर्ष पहले तक जो है ये इसका काल रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप में कालीकट से पुर्तगालियों द्वारा ले जाए गए सूती कपड़ों का नाम क्या रखा? तो ये हो जाएगा कैलिको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हम उस पर डिस्कस करेंगे। एक सेकंड, एक मिनट रुकेंगे, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है 8 ग्रहों में से सूर्य से बुध की स्थिति क्या है? तो सूर्य कौन सा ग्रह है?
ठीक है। अब बताओ इसमें सूर्य कौन सा, मतलब बुध ग्रह जो है वो कौन से नंबर का ग्रह है दूरी के आधार पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी पहला, ठीक है। देखिए सूर्य की अगर मैं बात करूं, ये सूर्य है, अगर इससे मतलब क्रम की अगर बात करें कौन सा ग्रह पहले आता है कौन सा दूसरे नंबर पर, तो एक बार उस चीज़ को आप देख लेंगे और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका बुध, फिर उसके बाद आता है आपका शुक्र, फिर तीसरे नंबर पे आती है पृथ्वी, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद आता है मंगल, पृथ्वी के पास वाला ग्रह, ठीक है। इधर शुक्र है, इधर मंगल है। उसके बाद आएगा आपका बृहस्पति ग्रह, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति ग्रह, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा शनि ग्रह। उसके बाद आएगा यूरेनस यानी अरुण, फिर उसके बाद आएगा नेपच्यून यानी वरुण। तो ये 8 ग्रह हैं, इस तरह से इनका क्रम है, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बीएसपी की लीडर मायावती एमबी ग्रोह पर सेब खाती है, इस तरह से एक ट्रिक है। बीएसपी की लीडर मायावती एमबी ग्रोह पर सेब SAV ये होता है, ठीक है, यानी अरुण और वरुण। बीएसपी की लीडर मायावती एमबी ग्रोह पर सेब खाती है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। 20 से हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, अरुण, वरुण, ठीक है, यानी यूरेनस और नेपच्यून। ये चीज़ें आप याद रखोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंध क्षेत्र। उष्ण कटिबंध क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं? देखिए रेखा के आधार पर अगर हम बात करें, ये पूरी पृथ्वी है, इसको आप ध्यान से समझो। 2-3 क्वेश्चन मैं ऐसे रखूंगा जिसमें आप एक कंप्लीट टॉपिक कर सको। जैसे यहाँ पर आपको जो क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। रेखा की बात करें, देखिए सॉरी, यहाँ से हम डिवाइड करते हैं पृथ्वी को 0 डिग्री से उस पर, ठीक है, ये होती है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा होती है? भूमध्य रेखा, ठीक है, हमने डिवाइड कर लिया। फिर इसके ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से मिलेगी 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर मिलेगी, ठीक है, एक रेखा जिसको बोलते हैं उत्तरी, मतलब अक्षांश रेखा है। ये ऊपर की ओर है आपके उत्तरी अक्षांश, नीचे की ओर जाओगे तो दक्षिणी अक्षांश, इस तरह से आपको मिलेगी। ये अक्षांश रेखाएं इस तरह से जो खींची होती है, ये जो इस तरह से आपको लंबी लंबी खींची हुई मिलेगी, ये होती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं। इस तरह से जो होती है आपकी ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये आपको याद रखना है। और सीधी जो होती है उसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है, वो दिशा बताती है। और ये जो है आपके टेम्परेचर वगैरह, इससे आप पता लगा सकते हो कहाँ पर कितना है, इस तरह से। और नीचे की तरफ जाओगे, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये रेखा जो कहलाती है 23.5 डिग्री वाली, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा ये आपको याद पता होना चाहिए। और 23.5 डिग्री अगर मैं दक्षिणी अक्षांश की बात करूँ तो ये होती है मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा। उसके बाद आप जाओगे 66.5, ये मैं आपको क्षेत्र के बारे में भी बताऊंगा, कौन सा क्षेत्र क्या कहलाता है। 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। ये 66.5 डिग्री पर होती है कि यहाँ पर, फिर उसके बाद 90 डिग्री पर, है ना, यानी उत्तरी ध्रुव, ये होता है उत्तरी ध्रुव। उसके बाद इसी तरह से हम चलेंगे, यहाँ पर ये 66.5 पर होती है इधर दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री यानी दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, इस तरह से होता है। अब देखिए इसका क्षेत्र से हम कैसे पता करेंगे कौन सा क्षेत्र क्या कहलाता है। सबसे पहले हम इस वाले क्षेत्र की बात करेंगे, यानी 0.5 से लेकर के 23.5 डिग्री का क्षेत्र,
चाहे आप 0 से ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, ठीक है, दोनों एक ही नाम रहेगा दोनों का। यानी ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा आपका 0 से लेकर के 23.5 डिग्री का क्षेत्र, ठीक है, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। लिख लेंगे उष्ण कटिबंधीय, ये जो आंसर है आपका। देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, ये कर्क रेखा हो गई, ये हो गई आपकी मकर रेखा, ठीक है, इसके बीच का क्षेत्र पूछा है, ये हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय। यानी इस क्षेत्र, उष्ण मतलब गर्म, गर्म क्षेत्र है ये, क्योंकि सूरज मकर रेखा पर होता है, ठीक है, और इसके आस जहाँ पर ज़्यादा मतलब आसपास में रहेगा सूरज, वहीं पर ज़्यादा गर्मी होगी, तो सूरज यहीं पर घूमता रहता है इन दोनों रेखाओं के बीच में, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा गर्म होता है क्षेत्र, इसको बोलते हैं उष्ण, उष्ण क्षेत्र, ठीक है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। फिर अब उसके बाद जब हम जाएंगे ऊपर की ओर 23.5 से 66 डिग्री के बीच में हम जाएंगे, तो ये थोड़ा ठंडा एरिया होता है, चाहे आप 23.5 से 66 उत्तर की ओर जाओ या फिर 23.5 से 66 दक्षिण की ओर जाओ, दोनों का टेम्परेचर समान रहेगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण, शीतोष्ण क्षेत्र, यानी ये ठंडा क्षेत्र होता है, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, शीतोष्ण, शीतोष्ण क्षेत्र हो गया ये, ठीक है। तो उष्ण कटिबंध ये हो गया, उष्ण कटिबंध क्षेत्र ये वाला हो गया बीच का, और 23.5 से 66 के बीच का हो जाएगा शीतोष्ण। उसके बाद जो आएगा उसको बोलते हैं उन्नमत, उन्नमत यानी ये बर्फीला एरिया होता है, ठीक है, ध्रुवों की तरफ को अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको बर्फ जमी हुई मिलेगी, चाहे आप इधर जाओ, ठीक है, 66.5 से 90 डिग्री के बीच में उन्मत्त क्षेत्र होता है, ठीक है, या इधर जाओ चाहे इधर जाओ, ठीक है, टेम्परेचर लगभग बराबर ही आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपको 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, उन्मत्त यहाँ पर जो है बर्फीला क्षेत्र होता है, शीतोष्ण यहाँ पर ठंड का क्षेत्र होता है, शीतोष्ण, शीत मतलब ठंड, और ये जो होता है आपका 0 से 23.5 डिग्री के बीच में, चाहे ऊपर की तरफ जाओ चाहे नीचे की तरफ, तो ये क्या होता है, उष्ण कटिबंध यानी गर्म क्षेत्र है ये। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा, और ये आपको पता कर रखना है रेखाओं के बारे में, कौन सी डिग्री रेखा का नाम क्या है, ठीक है, कौन सा क्षेत्र क्या कहलाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन को हम डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो बताने लायक है मैं उसी को बताऊंगा केवल, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी जड़ें नहीं खाई जाती, तो किसकी, देखिए गाजर जड़ होती है, खाई जाती है, कसावा ये भी खाया जाता है, मूली की भी जड़ होती है, गेहूं की जड़ नहीं होती है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जमने से रोकता है, कौन सा विटामिन है ऐसा जो रक्त का थक्का जमने से रोकता है। देखिए विटामिन का भी हमने लेक्चर किया था घटना चक्र का, आपको इसलिए बोलता हूँ आप घटना चक्र के सारे टॉपिक वाइज कर लीजिए, और 3 टॉपिक पे मैंने वीडियो बना दी है, आप उसको देख सकते हो, तो वहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगी उन टॉपिक से जब अगर क्वेश्चन आया तो, ठीक है। तो जो रक्त का थक्का से संबंधित है वो है विटामिन के, तो के इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, डी की कमी से सूखा यानी रिकेटस रोग होता है, और ई की कमी से, देखो ई से तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, नज़रों में, और आपके बालों में समस्या हो सकती है, या नपुंसकता की प्रॉब्लम भी हो सकती है विटामिन ई की कमी से, ठीक है। इस तरह से आप इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये जो ए डी ई मतलब जितने भी ये विटामिन है ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, ए डी ई के ये वसा में घुलनशील है, और बी और सी होते हैं आपके जल में घुलनशील, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बाकी और बहुत सारी बातें हैं बताने की विटामिन के बारे में, लेकिन फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम काम की बातें कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है, मनुष्यों में पसलियाँ जो है कितने जोड़ी होती हैं, से जुड़ी होती, किससे जुड़ी होती है ये पूछा गया है। तो पसलियाँ जो जुड़ी होती है वो किस चीज़ से जुड़ी होती है मनुष्यों में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको बोलते हैं उरास्थी, ठीक है। और हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, ये आपको याद रखना है, 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं बॉडी में। एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रवाहकत्व
है, यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो प्रवाहकत्व की इकाई क्या होगी? तो ओम-1, ठीक है, क्योंकि ये व्युत्क्रम होता है। अगर इसकी इकाई ये है तो मान लो कोई चीज़ ऊपर होती है, बट्टे में ऊपर होती है, मान लो ओम यहाँ पर है, ठीक है, उसके बट्टे में तो 1 होगा। लेकिन जब हम इसको व्युत्क्रम करेंगे यानी उल्टा कर देंगे 1/OM, ठीक है, ये हो जाएगा ना उल्टा करने पर, तो हमें माइनस का ये लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो -1 होती है ओम-1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता तब होती है जब निकाय, क्या इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी चिकने रोलर्स पर धकेला जाता है, आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो, सोडियम फ्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गठित यौगिक पिघले हुए रूप में बिजली का अच्छा संवाहक होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमलगम का आवश्यक घटक है, तो अमलगम का आवश्यक घटक क्या है? पारा, ठीक है, किसी भी धातु को पारे में मिलाते हैं तो अमलगम बनाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल के औसतन तापमान पर ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ जाता है। क्या होता है? तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। ग्रीन हाउस अगर जो ग्रीन हाउस गैसेज अगर बढ़ेगी तो वो ओजोन परत को क्या करेगी? उसको नष्ट करने की कोशिश करती है, उसको नुकसान पहुंचाती है, जिससे टेम्परेचर यहाँ पर जो है बढ़ता है। जो पैरावैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी तक पहुंचती है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ता है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो CO2 हो गई, ठीक है, मीथेन हो गई, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस है। या N2O हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई। तो ये सब क्या है? आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी योजना BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिक के लिए शारीरिक सहायता और सहायक जीवन उपकरण प्रदान करती है? इसका आंसर आपको बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय वायुश्री योजना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था ये आपको बताना है। तो ई टॉर्सिले, ठीक है, ई टॉर्सेली, इन्होंने जो है बैरोमीटर का आविष्कार किया था। कब किया था? 1643 ईस्वी में किया था, ठीक है। और बैरोमीटर क्या होता है? इससे क्या नापा जाता है? वायुमंडलीय दाब, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा देश 19 में ICC क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो पहले का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 19 की ICC क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की थी इंग्लैंड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कला को ग्रीको बुद्धिस्ट कला के रूप में जाना जाता है? तो कौन सी कला को जाना जाता है? गंधार कला को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंधार कला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत रत्न से सम्मानित होने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? 2015 में दिया गया था भारत रत्न, ठीक है। उस टाइम पर दो व्यक्तियों को दिया गया था, मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी को, तो दो व्यक्तियों को दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, ए बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीएस नायपॉल। बीएस नायपॉल ने ये पुस्तक लिखी थी 1979 में, ठीक है। मैन बुकर प्राइज भी इसको दिया गया था, इस पुस्तक को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि को डैश भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? पोलिंडावा की संधि, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के किस पड़ोसी देश को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है, म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन जो है कर लिए हैं। अगर आपका स्कोर 12 से 15 के बीच में रहा तो आपका जीएस ठीक ठाक है, ठीक है, अच्छा है मतलब। और अगर आपने 15 प्लस किए तो आप एक अच्छे मतलब आपका स्कोर बढ़िया है जीएस में, बस आप रिवीजन करते रहिए। और 12 से कम या 10 से कम जिसका है तो उसको पढ़ने की आवश्यकता है भी, अच्छे से सब्जेक्ट वाइज पढ़िए और अपनी जीएस को मजबूत कीजिए। तो चलिए इसके बाद आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितने मार्क्स आपके सही रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।